सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अपना जीएसटी का मॉड्यूल कर रहे थे और जीएसटी के मॉड्यूल में हम लोग बेसिकली हम लोग अपना चैप्टर 2 कर रहे थे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टैक्सेबल एलिमेंट्स। इसको करते हुए हम लोग आगे बढ़ चुके थे। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने कर लिया था। दैट वी हैव स्टार्टेड टू लर्न हाउ व्हाट इज सप्लाई इन विच वी चार्ज जीएसटी। तो जीएसटी विल बी चार्ज ऑन supply of goods and services. So what is supply? We have studied first. So supply means supply of goods and services includes following activities are suppliers if for a consideration, if there is a consideration involved in your supply, ठीक है ना, such as sales, exchange, transfer, barter, licensing, renting, lease, dispose. So these are the example of the supplies, ठीक है ना, जिसमें हमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। तो हम लोगों ने कर लिया था। और विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम सप्लाई के डेफिनेशन में ही रखते हैं। अगर आपने किसी को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, रिलेटेड पर्सन को दे दिया, तो वो हम लोगों ने आगे केस में दिखाना। कौन सी चीज गुड्स है, कौन सी चीज, कौन सी एक्टिविटी सर्विसेज है, वो हम लोगों ने एक ब्रीफिंग में पढ़ा था पहले कि अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली देखें तो अगर आप राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो तो सर्विसेज, और ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो। फिर ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में देखा था, इंटेंजिबल एसेट प्रॉपर्टीज के केस में देखा था, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज भी सेम। अगर ट्रांसफर कर दी परमानेंटली तो गुड्स सर्विसेज, और अगर राइट्स दे रहे हैं सिर्फ यूज करने के लिए दे रहे हैं तो सर्विसेज। सॉफ्टवेयर भी ऐसे कस्टमाइज करके दे दिया पूरा तो फिर गुड्स, अदरवाइज कस्टमाइज कर रहे हैं उनके लिए तो सर्विसेज। फिर क्या चीज सप्लाई नहीं है, क्या चीज मतलब क्या चीज गुड्स या सर्विसेज नहीं है, तो इसलिए वो सप्लाई नहीं कहलाएगी। तो अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेशन कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में आज करेंगे, ठीक है ना, ये हम लोगों ने डिटेल में करा नहीं था। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है मैंने बता दिया था, जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्टों को मिला के बेचा जाता है, ठीक है ना, और उसमें एक सप्लाई जो होती है प्रिंसिपल सप्लाई होती है जिसकी वजह से सारी चीजें बिकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जीएसटी उस पे पूरे पैक पे वो लगता है जो प्रिंसिपल सप्लाई पे लग रहा है। हम लोगों ने फिर डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था व्हाट इज सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई इफ फॉर अ कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो। देन उसके बाद ये सारी चीजें कर ली थी। शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा था कि वो एक्टिविटीज जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है उसके बावजूद भी हम उसे क्या कहलाएंगे, उसे सप्लाई के डेफिनेशन में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े थे शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 क्या बताता है? शेड्यूल 2 ये बताता है कि आखिर किस चीज को, कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी और कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगी। जिसमें से हम कुछ पॉइंट कवर अप कर चुके थे, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, किसी भी गुड्स की, कि आज से ये गुड्स आपका हो गया, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन है। लेकिन आप उसके राइट्स दे रहे हो सिर्फ, तो फिर क्या होगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है ना। अगर आप फ्यूचर डेट पे कोई भी एसेट फ्यूचर डेट पे आपके ट्रांसफर होगी और वो तब तक आपकी है जब तक उसे पेमेंट आ रहा है, जब वो ट्रांसफर हो जाएगी तब वो आपका क्या लाएगा, सप्लाई ऑफ। ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बोला गया, अगर लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे, लीज पे, टेनेंसी पे दिया जाए तो उस केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में आए। लेकिन लैंड और बिल्डिंग को आप अगर कमर्शियल यूज के लिए भी दे रहे हो रेंट पे, या आप रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी दे रहे हो कोई कॉम्प्लेक्स, तो और वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, तो उसको भी सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज के डेफिनेशन में रखा गया। फिर हमने लिखा था ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट मतलब हमने जॉब वर्क के बारे में जाना था कि अगर कोई पर्टिकुलर एक जॉब किसी पूरे प्रोसेस की अगर कोई और परफॉर्म कर रहा है, उसको भी हम कहाँ पे रखेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। कि अगर आप अपनी बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप अपनी बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, वे गुड्स फॉर्म ऑफ, ये भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था कि अगर आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो ट्रांसफर किस वजह से हो रहा है। वो हो सकता है कि आपका बिजनेस सीज हो रहा है, इस वजह से हो सकता है। आप गोइंग कंसर्न के बेस पे तो वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सर्विसेज है। लेकिन अगर आपका बिजनेस सीज हो रहा है और आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो उस केस में वो मान लिया जाएगा कि आपका पूरा एसेट्स क्या हो गया, सप्लाई। फिर हम लोगों ने सप्लाई ऑफ सर्विसेज बात करते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या था, ये वाला पॉइंट हमें करना था आज। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपको ये बताया ये भी मैंने कि अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में आएगा। Construction of a complex building, civil structure, or a part thereof, including a complex of building intended for the sale by to a buyer, wholly or partially, shall be treated as a supply of services. But where entire construction
consideration has been received after issuance of the completion certificate where required by the competent authority or after its first completions वेदर इज विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस मैंने कोई घर बनवाया, तो मैं घर बनवा रहा हूँ, तो मैंने या अपनी बिल्डिंग बनवा रहा हूँ अपनी ऑफिस की, तो उस केस में क्या होगा, जो मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ वो मैं पेमेंट अभी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही करता जा रहा हूँ। इसका मतलब है मैंने उसे अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए दी है, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई घर बना दिया, बनाने के बाद उसे किसी को बेचा और उसका पैसा मुझे कब मिला, बिल्डिंग बनने के बाद, तो उस केस में वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ना तो गुड्स। मतलब क्या है कि अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन करवा रहा है सामने वाला पर्सन। उस केस में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में आ जाएगा और उसे जीएसटी लगा करके अपने बिल बना के देना होगा। बट अगर उसने घर बना दिया और घर बनाने के बाद उसे बेचा और उससे पैसा लिया बाहर बाद में, कब, बनाने के बाद, तो इसका मतलब है वो उससे सर्विस नहीं दे रहा है। सर्विस और उसमें फर्क क्या है, एक चीज मुझे बताइए, इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्यों रखा गया, गुड्स में क्यों नहीं रखा गया? जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने पूरा पूछा था आपसे रेस्टोरेंट वाला, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में क्यों रखा, गुड्स में क्यों नहीं रखा? क्योंकि जो मैं सामान अगर मैं कंस्ट्रक्शन किसी का कर रहा हूँ, आपने मुझे बोला कि यार एक काम करो मेरा घर बना के दे दो, मेरी बिल्डिंग बना के दे दो, तो मैं आपको दोनों चीजें तो बेच रहा हूँ, मैं सरिया भी बेच रहा हूँ, मैं आपको सीमेंट भी बेच रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बेच रहा हूँ। लेकिन क्या वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आना चाहिए या गुड्स की डेफिनेशन में? हम कह रहे हैं सर्विस की डेफिनेशन में आना चाहिए। क्यों? नहीं, हमारा खरीदने का लॉजिक तो नहीं है, हमारे खरीदने के लॉजिक से नहीं, हम एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, हम लोग जो आपको बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं गुड्स और सर्विस दोनों दे रहे हैं। लेकिन वो कहा कि इसको, इस पूरी एक्टिविटी को आप सर्विस मानिए, तो सर्विस की डेफिनेशन में क्यों रखा, वजह है इसकी। देखो क्या होता है, मैंने जैसे कल एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था आपको, रेस्टोरेंट से पहले समझते हैं फिर उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हो, तो वो क्या है, सर्विस है गुड्स है? सर्विस है। और अगर मान लीजिए आपने किसी बेकरी से सब पिज्जा खरीदा और खाया, तो क्यों, दोनों में फर्क कैसे हो गया? अब अगर मान लीजिए पिज्जा हट पे जाके अगर पिज्जा खाते हो तो आप सर्विस कह रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बेकरी हो तो उसमें भी तो बना हुआ रखना खाता है, वहां से आपने खरीद के खाया, तो वो क्या हो गया, गुड्स। इसे कैसे? उसके अंदर फर्क ये है कि जैसे आपने कोई बेकरी के पे, आप किसी बेकरी पे गए और बेकरी बेकरी पे जाकर के आपने कोई पिज्जा मांगा, जब आपने उससे पिज्जा मांगा तो वो बना हुआ था पहले से, वो क्या था, बना हुआ था, तो उसने आपको गुड्स बेचा, बना हुआ चीज, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आ गया। लेकिन जब आप पिज्जा हट में गए थे तो आपने अपनी फरमाइश रखी थी, अपने अपनी वो बताया था कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, आप पिज्जा बनाना तो उसमें पिज्जा कौन होना चाहिए, गोल्डन कौन होना चाहिए, उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज डाल देना, ये भी डाल देना, ये सब चीज, तो आपके हिसाब से वो कस्टमाइज कर रहा है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपके अनुसार चीजें बना के दे रहा है। आपने कहा मुझे बटर पनीर खाना है, आपने कहा मुझे कढ़ाई पनीर खाना है, बना हुआ नहीं था, उसने वो चीज कस्टमाइज करके आपको दी। उसको बनाने के लिए उसे उस गुड्स की जरूरत है जो वो सर्विस को प्रोवाइड कर सके। तो उसमें मेन रोल किसका है, सर्विस का है। मेन रोल उसका क्या है, सर्विस। उस सर्विस को पूरा करने के लिए उसे कुछ गुड्स की जरूरत है, इसलिए उसको क्या बोला गया, सर्विस। इसी तरीके से घर है, अगर घर बन के रेडी हो गया तो उसका मतलब आप उसमें कुछ बदलवा नहीं सकते, बिकेगा वो वैसा ही। लेकिन आप जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो इट मीन्स आप वो बोल रहे हो मुझे यहाँ पे कमरा चाहिए, मुझे यहाँ पे वॉशरूम चाहिए, यहाँ पे मुझे किचन चाहिए, इस तरीके से, और वो आपके हिसाब से बना के दे रहा है, और उसको बनाने के लिए उसे गुड्स की जरूरत है जो वो सर्विस प्रोवाइड कर सके, इसलिए उसे सर्विस की डेफिनेशन में लगाया गया। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया उसकी, सर्विसेज, मेन रोल तो सर्विसेज ही हुआ ना, तो इसलिए उसको सर्विस की डेफिनेशन में लगाया। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है वो सर्विस सर्विस कहलाएगी तब अगर अगर वो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो और उसमें पैसा आपको मिलता जा रहा है। लेकिन अगर आपको पैसा मिल रहा है कब, बाद में, कंस्ट्रक्शन करने के पूरे बाद में पैसा कोई सामने वाला दे रहा है, तो वो आपकी सर्विस की डेफिनेशन में, और गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, वो भी नहीं आएगा, वो हम आगे बताएंगे। देखें, पहला पार्ट समझ में आ गया। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैंने आपको मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये जो क्या होता है, ये आपने टेम्परेरी किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने लोगों में लगा लो, अपने बोर्ड में लगा लो, और मुझे पेमेंट करते रहना, इसका अपना ये प्रमोशन कर लो मेरे ब्रांड के नाम से, राइट। तो उस केस में वो आपको पेमेंट करेगा ना, तो आप उसे जो बिल बना के दोगे जीएसटी का बना के दोगे, और किस क्लॉज में, सर्विस के क्लॉज में। ठीक है, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजिंग, एडॉप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर
बना के किसी को दिया, डेवलप किया, डिजाइन किया, उसके लिए प्रोग्रामिंग करके दी, कस्टमाइजेशन करके दिया, ये सारी चीजें जो आप करके दे रहे हो ये सर्विस की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें क्या होता है, क्योंकि आप उसका सीडी भी दे रहे हो ना, मान लीजिए पेन ड्राइव में करके दे रहे हो तो गुड्स भी तो दे रहे हो, तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि गुड्स की डेफिनेशन में आएगा सर्विस की डेफिनेशन में आएगा। तो आप क्या कहोगे इससे, क्योंकि आपने उसे कस्टमाइज करके दिया एज पर दियर रिक्वायरमेंट। अब बना हुआ आपका कोई गुड्स है, आपका बना हुआ है, आपका कोई एंटीवायरस है वो बना है, वो तो आप बेच रहे हो, तो वो क्या है, सर्विस नहीं है, वो गुड्स है, क्योंकि वो बना हुआ है। आप कोई कस्टमाइज करके दे रहे हो, डेवलपमेंट करके दे रहे हो, तो वो क्या होगा, सर्विस। Agreeing to be obligation to refrain for act or tolerance for any situation or to do act that is negative act shall be treated as services। मतलब आपने किसी को बोला कि यार ये काम मत करना, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। कभी ऐसा होता है ना प्रमोशन के लिए, जैसे कोई कॉम्पिटिटर्स होते हैं, किसी ने बोला कि ये मत करो, आप देखो यार ये करो मत, या मेरे को नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं करता, मुझे पैसे दे दे। तो वो भी ना करने का भी क्या होगा, चार्ज होगा। तो सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, whether 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 or not for a specific period for cash deferred payment or other value consideration shall be treated as service। अगर कोई भी ट्रांसफर, मतलब कोई राइट्स की बात करेगी कि भैया अभी तो आप इस्तेमाल कर लो, फिर उसके जो गुड्स है वो आपको बाद में मिलेगा। तो ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, किसी पर्पस के लिए भी दे दिया और उसे इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया कि तुम इस्तेमाल कर लो, फिर वो क्या होगा, सर्विस की डेफिनेशन में आ गई। तो बता ही दिया। कंपोजिशन सप्लाई मैंने आपको बताई थी। कंपोजिशन सप्लाई क्या है, जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कंपोजिशन सप्लाई में क्या है, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंपोजिशन सप्लाई वही तो वही। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आप कोई इमोल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करते हो, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हो, आप बिल्डिंग बना के दे रहे हो, तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन उसे किस डेफिनेशन में रखा जाएगा, सर्विस। अब जैसे कंपोजिट सप्लाई क्यों हो गया इसमें, क्योंकि दो से ज्यादा चीजों को मिला के बेचे जा रहे हैं, एक तो सर्विस भी आ गई, एक गुड्स भी आ गए, लेकिन मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है उसमें, सर्विस है। तो सर्विस के ऊपर जीएसटी लगता है वो पूरे पूरे बिल के ऊपर लगेगा। shall be treated as supply of services by way of or part of any services or in any other manners whatever of goods being food or any other article of human consumption or any drinks other than alcohol liquor for the human consumption। इसको छोड़ करके जो भी आप गुड्स सामान बेच रहे हो, रेस्टोरेंट में जैसे खाने पीने का सामान बेच रहे हो, गुड्स के जो कंजम्पशन के काम आ रहा है, इट विल बिकम अंडर दी कंजम्पशन का। सप्लाई ऑफ गुड्स क्या गया हुआ, द फॉलोइंग शेल बी ट्रीटेड एज goods, namely supply of goods by any unincorporated association or body of person or member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration। मतलब क्या है, जैसे कि a local club supplies snacks। ठीक है, एक लोकल क्लब ने सप्लाई करा स्नैक्स एक्सेट्रा टू इट्स मेंबर ड्यूरिंग इट्स मंथली मीटिंग फॉर अ नॉमिनल पेमेंट सच एज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब क्या है, जैसे मीटिंग हुई, मीटिंग में स्नैक्स उन्होंने दिए और उससे चार्ज कर लिया, कुछ छोटा अमाउंट चार्ज कर लिया, तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि गुड्स ही दे रहा है वो, उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में उसने कुछ गुड्स प्रोवाइड कर दिए, वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब बात करते हैं, ये था दो शेड्यूल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। शेड्यूल वन क्या बताता है, सब शेड्यूल वन ये बताता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, इसके बावजूद उसे सप्लाई की डेफिनेशन में रखना है। कौन कौन सी है, अगर आपने किसी को परमानेंटली किसी को कुछ ट्रांसफर कर लिया और उसका इनपुट ले लिया, तो आपने उस अगर आपने उसे फ्री में भी दे दिया तब भी उसे सप्लाई में डालना है। दूसरे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था क्या, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। ये वाला केस क्या होता है, अगर आपने किसी रिलेटेड पर्सन को अपने गुड्स दे दिया, रिलेटेड पर्सन को दिया, तो वो भी आपकी सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। अगर आपने कोई इंपोर्ट करी कोई सर्विसेज ओन एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो भी सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। ये चार चीजें थी। ऐसे फिर गुड्स के केस में हम लोगों ने अभी तक देख लिया शेड्यूल टू में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएंगी। तीसरी पार्ट कह रहा है, तीसरी पार्ट ये कह रहा है कि ये जो एक्टिविटीज है आपको लगेगी कि गुड्स है, ये लगेगा सर्विसेज हो रही है, आप किसी को सप्लाई कर रहे हो, इसके बाद में कंसिडरेशन भी आएगा और ये गुड्स और सर्विसेज आपको लगेगा, लेकिन इसे गुड्स एंड सर्विस मत मानना।
जीएसटी बोल रहा है मेरे नजर में गुड्स नहीं है ना तो सर्विस, और जब ये मेरे नजर में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो डेफिनेशन से एक एलिमेंट हटा हट गया, तो एक एलिमेंट हट गया तो डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, और इसके ऊपर फिर जीएसटी। सिंपल सी बात है। तो नो सप्लाई, ये कौन सा शेड्यूल होता है? शेड्यूल 2। तो देखो, फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, गवर्नमेंट सर्विसेज एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 243G ऑब्लिक डब्ल्यू। इसके अंदर जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उससे सर्विस में ना कंसीडर किया जाए एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन undertaken by the central government, state government, or any local authority by way of any articles in relation to the function entrusted to a panchayat under Article 243G of the Constitution, or the municipalities under Article 243W of the Constitution shall be treated neither as supply of goods or supply of services। जैसे कि पार्क मेंटेनेंस, कुछ एग्जांपल दिखा दिए जो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि पार्क मेंटेनेंस हो रहा है, लैंड कंसोलिडेशन हो रहा है, सैनिटेशन हो रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है सब जगह पे। तो ये जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, सर्विस की डेफिनेशन में नहीं है। अगर इस पर लगाया जाता तो बीच में जीएसटी लग जाता है, ठीक है, तो ये सर्विस की डेफिनेशन में है। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ अल्कोहल लीगल लाइसेंस against consideration in the form of license fees or the application fees, or by whether name is told undertaken by the state government in which they are agreed to the public authority shall be treated as neither as a supply of goods and services। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया अल्कोहल के लिए, आपने अप्लाई करा कि लाइसेंस चाहिए, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की, तो पैसा तो मिला ना, कंसेशन तो मिला ना, एक सर्विस तो दी है ना गवर्नमेंट, उस पर जीएसटी चाहिए। ना तो सर्विस सर्विस डेफिनेशन आएगा ना तो। अब बात करते हैं शेड्यूल 3। अब बात करते हैं कि शेड्यूल 3 गवर्नमेंट के अलावा कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसको सर्विसेज ना माना जाए। तो वो कौन कौन सी है देखो। पहला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी जगह पे जॉब कर रहा हूँ, तो उस केस में भी तो वो भी तो क्या हो सकती है, वो भी तो क्या हो सकती है, सर्विसेज हो सकती है ना। भाई सर्विसेज ही तो है, सारी डेफिनेशन फॉलो नहीं हो रही, सारी चीजें कंडीशन पूरी नहीं हो रही। एक, मैं सप्लाई कर रहा हूँ क्या, सर्विसेज, उसके बाद मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है, और वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट ही तो है, मेरी प्रोफेशन का काम तो है, तो उसमें मुझे जीएसटी लगा के चार्ज करना चाहिए। अगर ऐसा, तो अगर ये बात ना लिखी होती यहाँ पर, इस जगह पे मना ना कर रहा होता, तो फिर हम क्या हो सकता था, उसमें भी जीएसटी क्लेम करा जा सकता था, और कभी भी गवर्नमेंट क्लेम कर सकती थी आपको बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, इस चीज को लिख दिया कि इसे सर्विस, ठीक है। कोड, कोई भी कोड सर्विसेज प्रोवाइड करी है, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल, ठीक है, स्टैब्लिश अंडर बाय द शैल नॉट बी ट्रीटेड क्लास। अगर कोर्ट में कोई डिसीजन दिया जाता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो वो सर्विसेज सर्विसेज ना माना जाए। गवर्नमेंट पीपल्स, द फॉलोइंग परफॉर्म, मतलब कुछ गवर्नमेंट पीपल हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे गवर्नमेंट के लिए, उनकी सर्विसेज को सर्विसेज ना माना जाए, क्योंकि वो ना एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय भी नहीं है, लेकिन वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, member of state legislations, member of panchayat, member of municipalities, and member of other local authorities, such not be treated as supplier. The duty performed by any person who hold any post of pursuance of the provision of the constitution in the कैपेसिटी शैल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई सर्विस। भाई ये सब चीजें क्या है, ये तो किसी की जॉब नहीं कर रहे ना, ये तो अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते तो उसमें भी जीएसटी लग सकता था, फिर बात करते हैं। The duties performed by any person as a chairperson or a member of part-time director in the body established by the central government। कोई भी चेयरपर्सन है, कोई भी डायरेक्टर है, कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और लोकल अथॉरिटी में, उसको वो भी जो ड्यूटी अपनी डायरेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उस पर भी जीएसटी मिलेगी। मॉर्चरी, मॉर्चरी आर सर्विसेज इन फ्यूनरल ब्यूरल सेरेमोनियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब क्या है, इंसान गया, इंसान का देह संस्कार होता है, तो वहां पर क्या होता है शमशान में, कि वहां पर वो सारा सामग्री इकट्ठा करते हैं, तो फिर उसके बाद वो कुछ पर्ची कटती है, पर्ची तो कटती है वहां पर। वो अगर उसमें जीएसटी लगा के बेचने लगे तो अच्छा से नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए मना कर दिया कि अगर कोई भी फ्यूनरल पे खर्चा हो रहा है तो उसमें भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इवन जो डिसीज, जिस गाड़ी में जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल हो रहा है, जो गाड़ी वैन जा रही है, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस पर भी जीएसटी लगेगा, वो भी सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता। तीसरा, इमोल्ड प्रॉपर्टी सच ए लैंड, सेल ऑफ लैंड। अगर लैंड बेचा जा रहा है, देखो इसने क्लियरली इस जगह पे लिख दिया, अभी तक कहीं हमने पढ़ा नहीं था, अभी तक सिर्फ मैं बता रहा था कि यार ऐसा होता है कि बिल्डिंग बेची तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो कहाँ लिखा है, लिखा भी तो होना चाहिए। तो वो कहाँ लिखा है, शेड्यूल 3 में, लैंड सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग शैल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई। पूरी कंप्लीट करके बेच रहे हो, या फिर आप लैंड बेच रहे हो, तो उसे जीएसटी के लायबिलिटी में नहीं आएगी, लेकिन फ्लैट्स, फ्लैट्स पे जीएसटी लगता है।
क्योंकि फ्लैट्स पूरी नहीं बिक रही है, तो वो एक गुड्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसमें नहीं लगता, नहीं, इनकम टैक्स नहीं, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, हाँ। ऑक्शनल क्लेम, ऑक्शनल क्लेमिंग शेल नॉट बी डिटेल सप्लाई बट आर लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। देखो, जिस चीज में आपको पता नहीं कि पैसा आ सकता है, सोचिव इनकम, कॉन्टीजेंट एसेट्स, कॉन्टीजेंट एसेट्स हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? वो इनकम, जैसे मान लीजिए कोई केस चल रहा है, और केस चलते चलते हमें नहीं पता उसका डिसीजन आएगा तो पैसा हमें मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, राइट। उस केस में वो भी बोला गया कि अगर कोई ऐसी ऑप्शनल क्लेम की कैटेगरी है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इस पे लगेगा। वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगी है उस पे लगेगा। अब ये भी तो सब चीजें क्या है, पता नहीं ना मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वो खर्चा तो हुआ ना, जो सेल कर रहा है, लॉटरी बेचा है, गैम्बलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, तो उसमें जीएसटी लगेगा। ठीक है। एनआईटी और एनआईटी, द सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर अ फ्रॉम प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। एनआईटी मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वो जगह जहां पर जो टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, जीएसटी के नजर में, जीएसटी के कानून के दायरे के अंदर नहीं आती है, कुछ जगह ऐसी भी है। तो वो क्या गया, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज टू अनदर प्लेस टू द नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज विदाउट सच गुड्स विद इंडिया। मतलब एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, जब वहां पे जीएसटी का कानून ही नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि क्या होता है वहां पर, तो उस पर जीएसटी की क्या बात आती है? वहां पे जीएसटी। वेयर हाउस गुड्स, वेयर हाउस गुड्स क्या होते हैं? सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। मतलब आपने कोई गुड्स मंगाया और वो आपने अपने यहाँ कंज्यूम, अपने होम कंजम्पशन पे बुलाया, मंगाया ही नहीं, क्या कंडीशन है? देखो इसमें एग्जांपल ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, ठीक है ना, बाय द इंडोर्समेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ द होम कंजम्पशन। मतलब हमने कोई गुड्स मंगाया, हमने उसको अपने आप मंगाने से पहले किसी और को भेज दिया, और वो हमने अभी अपने यहाँ मंगाया भी नहीं, मतलब उसमें मैंने फोन करा कि भाई एक काम करो, डिलीवरी काम कर देना कहीं और, राइट। तो उस केस में इंडिया की बाउंड्री में हमने क्लियर ही नहीं करा उसे, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा? वो ना तो सर्विस की डेफिनेशन में आएगा ना गुड्स। अब देखो ये क्या है, इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। मिस्टर ए है, उसने परचेज करा गुड्स चाइना से। मिस्टर ए ने कहा से परचेज करा? चाइना से। एंड सोल्ड करा उसे मिस्टर जॉन को कनाडा में, विदाउट ब्रिंगिंग गुड्स इन इंडिया। इंडिया में नहीं आया, मैंने चाइना से खरीदा और मैंने कहा भेज दिया? कनाडा में भेज दिया। तो दिस ट्रांजेक्शन रादर सप्लाई ऑफ गुड्स, जब यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई, भाई मैंने फोन करा ना यहाँ से डिलीवरी कहाँ पहुंचा देना, कनाडा पहुंचा देना। मिस्टर एक्स इंपोर्टेड सम गुड्स इन इंडिया, ठीक है ना, बट केप्ट द गुड्स इन द कस्टम बोर्डेड वेयर हाउस विदाउट द क्लियरिंग इट फॉर द होम कंजम्पशन। मतलब कस्टम में रखा हुआ वो आया, मंगा इंडिया में, मंगा इंपोर्ट कर लिया, लेकिन वो अभी अपने घर नहीं मंगाया, कस्टम के जो वेयर हाउस जो रखा होता हाउस वहां पे रखा हुआ है। In the meantime, Mr. X sold the goods to the Mr. Y while the warehouse in the while they were in the warehouse. This transaction is in Mr. X and Mr. Y is neither a supply of goods nor supply of services. भाई वहीं से वहीं बेच दिया, मंगाया नहीं हमने, क्लियर ही नहीं करा। मिस्टर पी ऑफ द इंडिया इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम जापान, जापान से परचेज किया, ठीक है ना। पी ने इंडिया में इंपोर्ट करा जापान से, वायर द गुड्स वर इन हाई सी। मिस्टर पी सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर क्यू, ठीक है ना। मिस्टर पी ने सोल्ड करा उसे गुड्स को क्यू को इन इंडिया बाय द वे ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। दिस ट्रांजेक्शन बिटवीन पी एंड क्यू इन द नॉर्थ, ट्रांजेक्शन हुई, लेकिन वो कहाँ रखा हुआ है? सी बॉडीज में रखा हुआ है, वहीं के उनके वेयर हाउस में रखा हुआ है, और वहीं से वहीं भेज दिया। उस केस में वो भी ना सर्विसेज डेफिनेशन में आएगा, ना ही गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो आपको बाय हार्ट याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी भी देखो क्या होता है ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि ताकि सप्लाई जीएसटी कब लगाना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे नजर आएंगे आपको, यार नहीं लगाना चाहिए, मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट दे दिया, तो जब मैंने इनपुट ले लिया तो उसमें सप्लाई सेल दिखाना पड़ेगा, और नहीं दिखाया तो फिर क्या होगा? पेनल्टी आएगी इन फ्यूचर, ठीक है, ऑडिट वगैरह होगा। तो आपको इसलिए कानून पता होना चाहिए। तो समझ में आ गया? तो ये हमारा पार्ट था शेड्यूल 3 का। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट